नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। पसमानदा मुसलमान इन दिनों सुर्खियों में है और इसकी वजह क्या है, आपको सबसे पहले उनके बारे में जानकारी देते हैं। 27 जून 2023 को भोपाल में बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत हुई और इस प्रोग्राम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। इस दौरान बीजेपी के देश भर के बूथ लेवल के करीब 3000 कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी का दावा है कि 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी मंत्र को टीवी और दूसरे माध्यमों के जरिए सुना। बूथ लेवल के कार्यकर्ता वो होते हैं जिनका काम बीजेपी सरकार की कामयाबी को वोटर तक पहुंचाना होता है, जिनका काम वोटर को पोलिंग बूथ तक ले जाना होता है, जिनका काम वोटर को बीजेपी के पक्ष में वोट के लिए तैयार करना होता है। ऐसे में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के सामने प्रधानमंत्री ने जो कहा उसकी अहमियत 2024 के लिहाज से बहुत बड़ी है। पीएम मोदी ने भोपाल की जनसभा में 2 ऐसे शब्दों का जिक्र किया जिसे लेकर देश की राजनीति में तहलका मच गया है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरा पसमानदा मुसलमान। पसमानदा कौन है, इनकी सियासी ताकत क्या है और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 2014 में बीजेपी को पसमानदा वोट मिलेगा। आज हम आपको ऐसे ही हर सवाल का जवाब देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये रील देखिए। हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। मालूम नहीं उनको कोई तोता लिख के दे दिया, उन्होंने टक्कर पड़ दिए। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई। सबका साथ सबका विकास। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है चर्चा करने के लिए। आपसे परिचय करवा देती हूँ। अली अनवर है, फाउंडर है AIPMM से। साथ ही आतिफ रशीद हैं, अध्यक्ष हैं RIMPM से। वारिस पठान हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं AIMIM से। और मुफ्ती फजाहत कासमी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। थोड़ी देर में मुझे जानकारी मिल रही है कि राशिद अल्वी भी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ होंगे। लेकिन इस बीच मैं आप सभी से चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले प्रधानमंत्री का वो बयान जिसके जरिए सियासत पसमानदा मुसलमानों को लेकर तेज है। प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों पर क्या कहा, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं। इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। पीएम ने मुसलमानों का जिक्र किया, खासकर पसमानदा मुसलमानों का। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी चुप कैसे रह सकते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को जवाब दिया, सरकार पर पसमानदा मुसलमानों के रोजगार छीनने का आरोप लगाया। पसमानदा मुसलमान के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह जाकर मालूम करना चाहिए कि देवबंद के जो मेन प्रिंसिपल बोलिए
कौन है वो पसमानदा मुसलमान से आते हैं। सबसे बड़ा एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसका हेड कौन है? प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते, मालूम नहीं उनको कोई तोता लिख के दे दिया, उन्होंने टट्टर पढ़ दिए। प्रधानमंत्री हमको ये बताओ कि फिर आप कर्नाटका में रिजर्वेशन क्यों निकाले भैया? वही तो पसमानदा बैकवर्ड क्लास ऑफ मुस्लिम्स को मिल रहा था ना, आप तेलंगाना में निकालना चाहते। आप ही तो कर रहे हैं सब ये। और सबसे बड़ी बात यह है, वो दखनी में कहावत है कि मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई। मैं इस चर्चा को तुरंत शुरू करना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए पसमानदा मुसलमान कौन होते हैं, इनका वजूद क्या है, ये तमाम जानकारियां आपके सामने मैं लेकर आ रही हूं। मुसलमानों में पसमानदा कितने हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि इस्लाम में जात पात जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन दावे के मुताबिक मुसलमानों में सिर्फ 15% अगड़े हैं, जबकि पसमानदा मुसलमानों की तादाद 85% है, जो इस वक्त आप जानकारी सीधे ठीक मेरे यहाँ पर देख रहे हैं नीचे पर। इनकी सियासी ताकत क्या है, इसे ऐसे देखे बिना पसमानदा मुसलमानों पर चर्चा बेमानी हो जाएगी। तो देश के करीब 18 राज्यों की 100, जी हाँ 100 लोकसभा सीटों पर पसमानदा मुसलमानों का असर माना जाता है। और इसी के साथ ही, इस जानकारी के साथ ही अब आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अली अनवर जी, प्रधानमंत्री ने जिस भाषण के जरिए पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया, हो सकता है कि 2024 से पहले आप लोगों की जनसभाओं में भीड़ जुट जाए, लेकिन पसमानदा मुसलमान आपको वोट क्यों करेगा, वो वोट में कन्वर्ट कैसे होगा, इस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए प्रीति जी, प्रधानमंत्री जी ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये कैमरे के सामने आ करके और पसमानदा के सवाल पर बोले हैं। ये देखिए, ये शब्द पसमानदा है, प्रधानमंत्री जी पसमानदा कह रहे हैं। तो अब खैर इतना भर के लिए उनको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन पसमानदा है। इसके पहले, सबसे पहले उन्होंने हैदराबाद में पिछले साल अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की पार्टी की मीटिंग में इस बारे में कहा था, और वहाँ से ये पार्टी ने फैसला किया था, बीजेपी ने, कि पसमानदा मुसलमानों के लिए स्नेह यात्रा निकालेंगे देश में। फिर उसके बाद उन्होंने दिल्ली में कुछ महीना पहले, 6 महीना पहले करीब, दिल्ली में अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बैठक में उन्होंने इस बारे में फिर चर्चा की। लेकिन ये कैमरे के सामने, वो इंडोर मीटिंग में बोल रहे थे, अब आउटडोर मीटिंग में बोल रहे हैं, इसलिए कि 4 राज्यों में अभी चुनाव है, 24 में चुनाव है। तो हम तो एक गीत से, एक शेर से शुरू करना चाहते हैं कि वो दुआ जीने की करते हैं और दवा मरने की देते हैं, यही उनकी फितरत है। वो दुआ जीने की करते हैं और दवा मरने की देते हैं, यही उनकी फितरत है। देखिए, ये इसलिए हम कहने पर मजबूर हैं। अली जी कह रहे हैं कि वो दुआ तो कर रहे हैं जीने की, लेकिन दवा मौत की दे रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पसमानदा मुसलमानों की प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो उनका संदेश, जी कर लीजिए, चलिए पूरी कर लीजिए, बात कर लीजिए अभी पूरी बात भी कर लीजिए, पूरी बात भी चलिए कर लीजिए, पूरी बात भी सुन लीजिए। देखिए, पहली दफ़ा इन्होंने बोला हैदराबाद की मीटिंग में, तो हमने उनको एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि हमको सुन करके आपके मुखार बिंदु से सुखद आश्चर्य हुआ, और कुछ लोगों को ये लगा कि शायद बीजेपी की नीतियों में कुछ बदलाव आया है या आने वाला है। लेकिन उसके तुरंत बाद आप याद कीजिए, गुजरात का चुनाव आने वाला था, और गुजरात के चुनाव में बिना ध्रुवीकरण के उनकी बात बनने वाली नहीं थी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के। तो उन्होंने क्या किया, बिल्किस बानो को के जो हत्यारे थे
जिसके परिवार के 7 लोग और कुल मिला के 14 लोगों की हत्या हुई थी और बिल्किस बानो के अली जी, साथ मैं आपकी बात सामूहिक समझ रही हूँ। बलात्कार अब हुआ। आपकी इसी कॉन्टेक्स्ट को ले सुप्रीम जाती हूँ। कोर्ट से- बिल्किस ना, बानो सुन का लीजिए, रेफरेंस सुन आप दे लीजिए। चुके हैं, मुझे देने की एक जरूरत नहीं है। बात सुन लीजिए, थोड़ा प्लीज, थोड़ा प्लीज, संक्षेप में बात प्लीज, कीजिएगा तो फिर सही रहेगा। आतिफ जी से जवाब ले लेते हैं, दोबारा हाँ, आपके पास आ जाती संक्षेप हूँ। में, बिल्कुल। आतिफ जी जरा इस बात का बिल्कुल, जवाब हम दीजिए जो बात इसको- कह रहे हैं इसको- अली जी, इसको और बात पूरा- सही भी है। जब वो कहते हैं कि भाई आप मंच पर होते हैं तो मंच पर आपके मुंह से ऐसा लगता है कि आप पसमानदा मुसलमान का भला चाहते हैं, आप जाति भी गिनवाते हैं। लेकिन वो कहते हैं जब बिल्किस बानो के हत्यारों की बात आती है तो किस तरह के फैसले आते हैं, किस तरह से आजादी दे दी जाती है, तो सवालिया निशान उठता है फिर कथनी और करनी में। बिल्किस बानो पसमानदा, देखिए प्रीति जी, ऐसा है खुद कि प्रधानमंत्री जी की जो बिरादरी है, घांची बिरादरी, उस बिरादरी से है, ये भी जान लीजिए। आतिफ जी आप जवाब दीजिए। देखिए प्रीति जी, ऐसा है, अली अनवर साहब जो हैं पसमानदा तहरीक के एक बड़ा नाम है। मैं समझता हूं कि पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं इस पे बात कहता हूं। लेकिन सुनिए ना, अगर आप मेरी बात अगर तुरंत सुनिए। मेरी इस पर अगर आप पसमानदा टिप्पणी चाहती हैं तो मुसलमानों इस पर को मुझे- जब देखिए, प्रधानमंत्री इसमें मंच प्रीति से जी मेरा एड्रेस करते हैं तो क्या ये मैसेज है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव है वो इन मुसलमानों को ध्यान में रखकर किया जाएगा? इस पर टू द पॉइंट जवाब दीजिए आतिफ जी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। हालांकि अली अनवर साहब ने सारी ज़िंदगी पसमानदा मुसलमानों की आवाज़ उठाते उठाते गुजार दी, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि पसमानदा मुसलमान हिंदुस्तान में कितनी बिरादरियां और पसमानदा मुसलमान के कितने लोग हैं, उन्हें पसमानदाओं को ये भी नहीं पता था कि हमको एड्रेस किया जा रहा है। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पसमानदा मुसलमानों को एड्रेस कर कर बात करनी शुरू करी तो हमने उसके बाद गांव-गांव जाना शुरू करा। और जब हम गांव-गांव गए और गांव-गांव जाकर जब हमने लोगों से बातचीत करनी शुरू करी तो आपको प्रीति जी ये जानकर हैरानी होगी, हमारे माननीय अली अनवर साहब भी इस बात को शायद एक्सेप्ट करेंगे कि जो पसमानदा मुसलमान है, जो पिछड़े मुसलमान हैं, अभी तक उनको ये पता ही नहीं था पसमानदा क्या है। अभी अली अनवर साहब ने माननीय प्रधानमंत्री जी को करेक्ट करा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पसमानदा जो लफ्ज़ है दरअसल ये पर्शियन लफ्ज़ है और ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को पर्शियन लफ्ज़ उनसे ठीक निकाला जाए। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। ये पिछड़े मुसलमानों की बात हो रही है जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ गए हैं। मेरा सिर्फ एक मानना है कि जब यहां पर हिंदुस्तान में कोई भी पसमानदा तहरीक उठनी शुरू हुई है तब उसको कोई ना कोई लॉलीपॉप देकर या किसी ना किसी ऐसे मुद्दों में उसको अटका दिया गया, लटका दिया, भटका दिया गया कि वो अपने मूल मुद्दों से भटक गया। पर जैसे कि आज मेरे बड़े भाई हैं, विपक्ष उठा रहा है कि पसमानदा मुसलमानों का नाम प्रधानमंत्री लेते हैं तो ये लॉलीपॉप तो नहीं है कहीं, इसी बात का डर वो बताना चाह रहे हैं पसमानदा मुसलमानों को। लेकिन एक जानकारी मैं साझा करना चाहती हूँ वारिस पठान जी, फिर मैं आपका रुख करूंगी। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने पहली बार पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। भोपाल से पहले पिछले साल हैदराबाद की बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी पसमानदा मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया गया था। और इसके बाद इस साल यूपी के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ा प्रयोग किया। वो प्रयोग क्या था? बीजेपी ने यूपी के नगर निकाय चुनाव में 391 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और इनमें 90% पसमानदा थे। और बड़ी बात यह कि बीजेपी के 61 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत भी दर्ज की। ये डिटेल अली जी आप सुनिएगा और वारिस जी आप भी सुनिएगा, इस पर मैं काउंटर क्वेश्चन आप लोगों से लूंगी। लेकिन सीधे सीधे यूपी सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, जो खुद पसमानदा समाज से ताल्लुक रखते हैं। पसमानदा समाज को पार्टी से जोड़ने में उनका चेहरा बेहद अहम है और ऐसे में इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है ये भी सुनिए। जो पसमानदा पिछड़ा मुस्लिम समाज है उसके उत्थान की बात न केवल कही जा रही है बल्कि धरातल पे पसमानदा समाज की तरक्की के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार काम भी कर रही है। आज मुस्लिम समाज विकास की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, इन तमाम लोगों ने केवल और केवल मुसलमानों को गुमराह रखने का काम किया, मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता में आकर अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का काम किया।
वारिस पठान जी, मैं आपका सीधे रुख कर लेती हूँ। सर, अभी मैंने यूपी निकाय चुनाव के नतीजे कुछ दिखाए जिसमें 61 उम्मीदवार ऐसे थे जो जीते हैं और जो मुस्लिम उम्मीदवार थे जो पसमानदा समाज से आते हैं, और ये बीजेपी का प्रयोग था। और अगर ये सक्सेसफुल हो रहा है तो इसका मतलब क्या समझा जाए? जो 85% वर्ग है मुस्लिमों का, वो प्रधानमंत्री की अगुवाई में बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है, क्या ये मैसेज ना समझा जाए? नहीं, देखिए प्रीति जी, प्रधानमंत्री अभी अमेरिका को गए। अमेरिका में उनको एक पत्रकार ने सवाल पूछा डेमोक्रेसी पे, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे। वहीं पर बराक ओबामा जो एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो एथनिक माइनॉरिटी है उस पर भी जुल्म होता जा रहा है, और जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसकी भी हालत खस्ता है और जुल्म हो रहा है, और अगर इसको खत्म नहीं किया जाएगा तो इंडिया कोलैप्स हो जाएगा। प्रधानमंत्री को झटका लग गया। जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री, उन्होंने एयरपोर्ट से उतरते नड्डा जी को पूछा, नड्डा जी देश में क्या चल रहा है? उन्होंने कहा सब गड़बड़ चल रहा है। नेक्स्ट डे प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर स्पीच दे दिया उन्होंने। वहां पर उन्होंने कह दिया, उनको ट्रिपल तलाक याद आ गया, मुसलमान महिलाएं याद आ गई, उनको पासमानदा मुसलमान याद आ गए, उनको यूसीसी भी याद आ गया। अब पासमानदा मुसलमानों की आप भले की बात कर रहे हो, ओबीसी का जो ये 40% माइनॉरिटी का बजट तो आपने खत्म कर दिया। ये बजट के अंदर क्यों खत्म कर दिया आपने? बजट 40% कम कर दिया आपने। कर्नाटका के अंदर जो 4% ये रिजर्वेशन था मुसलमानों का, वो भी आपने हटा दिया। अमित शाह ने कहा तेलंगाना में अगर हम सरकार में आएंगे तो वहां भी हटा देंगे। तो आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, कुछ रहे। आपको पता है ना, मुंबई की उच्च न्यायालय, अब मुंबई में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, मुंबई की उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुसलमान को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में देना चाहिए। क्यों नहीं देते? देखिए वारिस पठान, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं, और हाईकोर्ट ने उनके लिए रिजर्वेशन देने को कहा है कि जिन माँ बाप का अरमान है कि उनका भी बेटा बेटी पढ़ लिख के बड़ा IAS देश के अन्य नागरिकों के कांधे से कांधा मिलाकर देश का राज्य का नाम आगे बढ़ाए। और उसका जवाब मुझे आपको देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो इसका जवाब अमेरिका में ही दे दिया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि कितना मजबूत हमारे देश का लोकतंत्र है और यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीता जाता है, सबका भला किया जाता है। दूसरी बात जो आपने कही अल्पसंख्यकों पर बराक ओबामा के उस स्टेटमेंट की, तो आपको भी पता है कि जब वो राष्ट्रपति थे तो कितनी जगह, कितनी मुस्लिम कंट्रीज में उन्होंने एक्शन करवाए थे। बहरहाल, पसमानदा का मतलब क्या है आपको ये भी बता देते हैं। पसमानदा फारसी का शब्द है और इसका मतलब होता है वो लोग जो पीछे छूट गए हैं, यानी पसमानदा मुसलमान वो होते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूं पीछे जानकारी। इस्लाम के जानकार बताते हैं कि मुसलमानों में जाति जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, लेकिन मोटे तौर पर मुसलमानों को उनके लिए 3 वर्ग बनाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है वर्ग अशराफ, जिसे अगड़ा माना जाता है, जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं, हमने लाल पट्टी पर लिख कर दिखाया आपको, जिसे अगड़ा माना जाता है। दूसरा होता है अजलाफ, जिसे आप नीचे देख रहे हैं, अजलाफ जो पिछड़े माने जाते हैं। और तीसरा होता है अर्जाल, यानी इनके दोनों को मिलाकर जो हिस्सा होता है, जो हाशिए पर है इस वक्त, जिन्हें दलित कह सकते हैं। अजलाफ और अजराल ही पसमानदा मुसलमान है और जिनकी संख्या है इस वक्त बड़ी तादाद में 85%। और देश में पसमानदा मुसलमानों की हालत कैसी है, ये जानने और समझने के लिए आपको इस्लाम के जानकारों को जरूर सुनना चाहिए। मौलाना यासूब अब्बास की बात बहुत ध्यान से सुनिए। पसमानदा या निचला तबका या इस तरीके शेड्यूल कास्ट वो होता है जिसका हक दूसरे खा लेते हैं, जो ताकतवर लोग हक खा लेते हैं। अब ये सरकारें देखें कि किसने किसका हक खाया है। अब आप इस तरीके की बातें करके पसमानदा की और पसमानदा तबके को उनका हक नहीं मिल रहा है, तो पसमानदा को कैसे उनका हक मिले? उसलिए सरकार एक ऐसा सख्त से सख्त कानून बनाए जिससे सबको बराबर से हक मिल सके। तो आप यकीन मानिए इस वक्त कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और पसमानदा समाज भी इस वक्त अच्छे तरीके से रह रहा है। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, अभी हम बता रहे थे कि पसमानदा कौन होते हैं। 100 सालों से इनके लिए आंदोलन चल रहा है, 90 के दशक में भी आंदोलन चला, लेकिन मंच से जब प्रधानमंत्री नाम ले लेते हैं तो विपक्ष कहते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत वो नाम ले रहे हैं। क्या आपको ये बातें सही लगती हैं? देखिए मेरी बहन, पहले तो मैं अली अनवर साहब जो हैं, क्योंकि वो पसमानदा पर काम करते रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था जब डिबेट शुरू हुई कि अली अनवर साहब को बहुत खुशी होगी और वो खुशी का इजहार करेंगे, और उनको करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिख करके या बातचीत करके कि जिस मेहनत को मैं एक लंबे ज़माने से कर रहा हूँ, वो कोई तो प्रधानमंत्री है इस देश में जो उनकी बात कर रहा है। दूसरे, मैं
एक अजीबोगरीब चीज़ देख रहा हूं कि हमारे कई पैनलिस्ट बोलते हैं कि इस्लाम में जाति की व्यवस्था नहीं है। मैं भी मानता हूं, चूंकि मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूं, मैंने इस्लाम को पढ़ा है। लेकिन अगर इस्लाम में जाति की व्यवस्था नहीं तो ये सैफी मस्जिद, तेलियों की मस्जिद, मलिकों का मोहल्ला, खासाबों का, पठानों का मोहल्ला, ये सब कहाँ से लाए हो भाई? और फिर आपने अभी एक पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछा। मेरी बहन, सवाल करते वक्त ये भी ख्याल रखें आप कि वो खुद पठान हैं और वो खुद अशराफ में आते हैं, तो जाहिर सी बात है एक प्रधानमंत्री पसमानदा की बात करेगा तो उनको तकलीफ तो होगी ना। और इसलिए वो कहते हैं मुस्लिम रिजर्वेशन। जब ओबीसी, पसमानदा ओबीसी भी बोलते हैं, ओबीसी को ऑलरेडी देश में रिजर्वेशन है, तो इनको मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों चाहिए? वहाँ पठानों को, सैयदों को घुसाने के लिए क्या, अशराफ को घुसाने के लिए रिजर्वेशन चाहिए? और मैं कहता हूं कि देश में मुसलमानों के नाम पर जो पार्टी है, ये हाई कोर्ट ने जो बात कही है उसको वो एड्रेस कर रहे थे। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बात तो इसी का रोना है ना, प्रधानमंत्री को जो तकलीफ है और जिस तकलीफ का वो इजहार कर रहे हैं कि पसमानदा को एजुकेशन। और मैं तो इन सबको कहता हूं, जितने मेरे पैनलिस्ट भाई बैठे हैं, ज्यादातर ये मुस्लिम हैं, मुझे लगता है कि सभी मुस्लिम हैं। मैं तो कहता हूं, आप प्रधानमंत्री ने तो सियासी और समाजी बात की है। बैरिस्टर ओवैसी को चाहिए कि वो अपनी पार्टी का सदर, जो मुसलमानों के नाम पर पार्टी है, वो किसी ओबीसी के आदमी को, पसमानदा के आदमी को बनाए। और मैं कहता हूं, आप सियासी समाजी बात तो छोड़ दीजिए, आप मजहबी मामले में तो इनको बराबर कर लीजिए बेचारों को। आप मरकज में इनको हिस्सा दिला दीजिए, आप जमीयत उलमा में इनको जनरल सेक्रेटरी, अध्यक्ष बनवा दीजिए। आतिफ भाई मेरे बड़े भाई की तरह है, वो बैठे हुए हैं, अली अनवर बैठे हुए हैं। मैं इन सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आइए पसमानदा को आगे बढ़ाइए और ये जमीयत जैसे संगठनों में इनको हिस्सेदारी दिलाइए ना भाई। मजहबी बात में कर देता हूं, मैं इस्लामिक आपकी बातों का जवाब आरिफ पठान जी से हम लेंगे। राशिद अलवी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद जी, क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव को एक अलग अंदाज में लेकर जाने वाले हैं और पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करके वो एक नए तरह के लोगों को वोट के लिए जोड़ना चाहते हैं? और ये अगर कामयाब हो जाता है तो फिर आपके लिए विपक्ष में जो थोड़ी बहुत जगह भी बची है उसको भी बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा? देखिए, किसी भी आदमी के बारे में जब वो बोलता है तो ये सोचा जाता है कि ये जो बोलता है वो करता है कि नहीं करता है, उसका माजी क्या है। 9 साल में प्रधानमंत्री ने बैकवर्ड मुसलमानों के लिए क्या किया? अगर वो इतने हितैषी हैं, छोड़ दीजिए, मुसलमानों को आप डिवाइड कर रहे हैं, कर दीजिए, वो तो आपकी आदत है। आप हिंदुओं को भी डिवाइड करते हैं, मुसलमानों को भी करते हैं। लेकिन अगर बैकवर्ड मुसलमान से आपको बहुत मोहब्बत है तो पहले तो प्रधानमंत्री ये बताएं कि 9 साल में मैंने बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये काम किया है। अब चुनाव आया तो उन्हें लगता है कि सारा मुसलमान नहीं पढ़ता तो बैकवर्ड क्लासेस का मुसलमान ही पढ़ जाए। मैं आपके जरिए बीजेपी के नेताओं से और प्रधानमंत्री से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच हितैषी हैं तो मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस से भी ज्यादा बैकवर्ड मुसलमान दलित है। एक प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है कि चूंकि इस्लाम में सब बराबर हैं, कास्ट की बुनियाद पर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए मुस्लिम दलितों को ना रिजर्वेशन मिलता है ना नौकरियों में रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर वो बैकवर्ड क्लासेस के हितैषी हैं तो सबसे पहले कैबिनेट में पास करें और प्रेसिडेंट के इस रेजोल्यूशन को खत्म करें, तो दलितों को रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी से पता चल जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम्स के बारे में क्या करना चाहते हैं। और मैं ये भी कह दूं, वो प्रधानमंत्री करेंगे नहीं है, चूंकि फिर तो जो दलित मुसलमान है वो पार्लियामेंट भी लड़ेगा, असेंबली भी लड़ेगा। तो इसमें बुराई क्या है? उसे तो ये तो अच्छी बात है, अगर लड़ेगा, रिजर्वेशन भी मिलेगा, अगर लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा, नौकरियों तो में अगर करे ना, तो अच्छी बात है ना। ये तो आपको तो प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट का स्वागत करना चाहिए। मोहतरमा, आप अजीब एंकर हैं।
आप प्रधानमंत्री से कहिए ना कि पहले ऐलान करें, तभी तो स्वागत मैं एक करूंगा। बात राशिद, ये तो मैं बोल रहा जी हूं। सुनिए मेरी बात, प्रधानमंत्री सुनिए। थोड़ी बोल रहे हैं। मुसलमानों के लिए स्पेसिफिक मैं बता देती जी, हूँ, जो अभी जो योजनाएं चल रही हैं, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर बाद में करने वाली थी, लेकिन चूंकि आपने सवाल कर दिया तो उस पर मुझे जवाब देना जरूरी बन जाता है। उड़ान योजना किसके लिए? वो मुसलमानों के लिए जो योजना है उनका जिक्र कर रही हूँ, जिसमें शादी शगुन योजना भी शामिल है, उस्ताद योजना भी शामिल है, सीखो और कमाओ योजना शामिल है और ईदी योजना भी शामिल है। ये तो अल्पसंख्यकों के लिए ही है योजनाएं। आप कह रहे हैं कि 9 साल में किया क्या है? अब वो लोग पूछते हैं, सत्ता पक्ष से जो होते हैं वो कहते हैं कि आप लोगों ने 70-72 सालों में क्या किया है, क्योंकि ये मूवमेंट पसमानदा का आज का नहीं है, ये 100 साल पुराना मूवमेंट है। मोहतरमा, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे बीजेपी की प्रवक्ता। आप सरकार से सवाल कीजिए कि जो राशिद अलवी कह रहा है दलितों का ये कैबिनेट में पास करके और प्रेसिडेंट का जो ये रेजोल्यूशन है इसको खत्म कराइए। आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो चाहते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस को आगे लाया जाए, तो सबसे पहले तो ये कदम उठाइए। हमारे साथ इस वक्त और मुसलमान राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज से जुड़े हुए हैं आतिफ रशीदी जी, वो कुछ कहना है। आतिफ राशिद जी, देखिए मैं किसी से एक उत्तर उनका सुन लीजिए। नहीं आप बहस मत प्रीति जी, ये मैं आपको बताता हूं, 800 साल से मुसलमान जो है, भारतीय मूल का दलित मुसलमान इस आफत को झेल रहा है, छूअछूत को। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप 75 साल की बात करें तो अभी मुफ्ती साहब ने बात कह दी, बहुत बढ़िया बात कह दी कि आप मजहबी संस्थाओं में हिस्सेदारी देना शुरू करिए, मोदी जी राजनीतिक संस्थाओं में हिस्सेदारी देना शुरू करेंगे। अरे आप इधर उधर की बात मत करिए। आजाद हिंदुस्तान में 400 सांसद बने हैं मुसलमान, 400 में से 40 सांसद पसमानदा मुसलमान हैं, 360 मुसलमान जो हैं वो अशराफ हैं, 85% तबके के हैं। पूछिए इनसे, राशिद अलवी साहब से। कांग्रेस पार्टी ने देश में 65 साल सत्ता चलाई है, राज कराया है, आपने तब हिस्सेदारी क्यों नहीं दी? आपको वोट आपको देती है पसमानदा मुसलमान। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, बिहार में एक तरफा एन ब्लॉक 65 साल आपको वोट दिया है। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पसमानदा समुदाय की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो दरअसल प्रीति जी इनके चेहरों पर आप खौफ देख सकती हैं। इनकी जो वो इनको लग रहा है कि पसमानदा मुसलमान अब राजनीतिक जवाब दीजिएगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक मेरा अब राजनीतिक हिस्सेदारी की ओर बढ़ने लगा है। रुकिए तो राजनीतिक हिस्सेदारी की ओर अगर वो बढ़ जाएगा तो वो इनका वोट बैंक कहाँ रह जाएगा? वो इनका वोट बैंक रहेगा नहीं, जिंदगी खत्म हो जाएगी और हुर्रे मिलेंगी, इस बात को तो इस्लाम में बताया जाता है। लेकिन उसके इतर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपका विकास करेंगे, आपको वो सुविधाएं देंगे जो आपको मुख्य धारा में जोड़ेगी, तो इस सोच में बुराई क्या है? और ये सोच इसलिए आ रही है ना सामने, जो ऐसा आरोप लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी से तो वो वोट बैंक कोर वोटर था, मुस्लिम वोट बैंक तो कोर वोट था एक तरह से, वो अब छिटक चुका है कंप्लीटली और बाकी पार्टियों में गया है, और बाकी पार्टियों से अब कोशिश बीजेपी की है कि बीजेपी की तरफ आ जाए। तो वो सोच अगर कहीं से आई है तो उसी के लिए तो जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। देखिए प्रीति जी, अगर मुझसे बात करनी है तो मुझसे बात कीजिए, मैं डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। अच्छा चलिए सर, जवाब दीजिए। कोई भी बोलेगा और मैं उसका जवाब नहीं सर, आप उनका जवाब मत दीजिए, आप मेरे सवालों का तो जवाब देना चाहेंगे ना। मुझसे बात करनी है, मुझसे आज जो बात करनी है मुझसे बात कीजिए। ये नहीं है कि कोई भी नरेंद्र मोदी का एजेंट आके बैठेगा और मैं उसके सवालों के जवाब देने लगूंगा। जवाब मैं आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी की बात छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री एक बात कह रहे कि हम बैकवर्ड क्लासेस के मसाइल को हल करना चाहते हैं, तो मैं तो खुद उनकी बात को कह रहा हूँ, मैं कहाँ इख्तलाफ कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि जो परेशानियां हैं, अव्वल तो सारा मुसलमान ही बैकवर्ड है, चलिए मैं माने लेता हूँ। कास्ट की बुनियाद पे आप मदद करना चाहते हैं तो आप कीजिए। मैं बड़ा सवाल उठा रहा हूँ कि जो शेड्यूल कास्ट मुसलमान है, सबसे पहले तो उसका काम कीजिए ना आप, उसे ये हक दीजिए कि वो चुनाव लड़ सके, वो नौकरियों में हिस्सा ले सके। आपकी नीयत पे कैसे हम यकीन कर लें, कैसे ये भरोसा कर लें? आप तो झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। आपने जितने वादे किए आज तक, एक वादा पूरा नहीं किया। राशिद जी, बात तो लेकिन ये है ना कि वादे तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किए, और मुसलमान तो हमेशा यही समझता रहा कि सिर्फ जब मौका पड़ा तो उसे इस्तेमाल किया गया और फिर उसे छोड़ दिया गया, उसे छोड़ दिया गया।
और ये बड़ा तबका है। ये मोहतरमा, अगर बहुत- 15% बहुत अगड़े हैं तो 85% वो हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मंच से करते हैं और उनके लिए योजनाओं की बात भी करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े राशि मोहतरमा, जी। राशि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारी जानकारियां और हैं जो मैं चाहती हूं कि व्यूअर्स तक पहुंचे। आमतौर पर मुस्लिम वोट को बीजेपी विरोधी माना जाता है। देखिए मेरे पीछे ये जो जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए। इसकी तस्दीक ये मेरे पीछे जो रेटिंग्स आपको दिख रही हैं ये बताएंगी। जानकारी ये जो वोटिंग पैटर्न है ये मैं आपको दिखा रही हूं और ये बताता है कि पिछले 4 लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का जो वोटिंग पैटर्न है वो बदला है। 2004 में कांग्रेस को 36% मुस्लिम वोट मिले थे। इसके बाद बीजेपी को उसी वक्त में 7% वोट मिले थे। आगे देखिए ये जानकारी 2009 में कांग्रेस को 38% मुस्लिम वोट मिले थे। तो अगर मैं बीजेपी की यहां पर बात करूं तो उसे महज 4% वोट मिले थे। और इसके बाद 2014 में भी कांग्रेस को 38% वोट मिले थे जो इस वक्त आप टेली में देख रहे हैं और बीजेपी को 8% वोट मिले थे। 2019 का आंकड़ा भी देख लीजिए। ये जो आंकड़ा आप इस वक्त देख रहे हैं 2019 का, उसमें कांग्रेस को 33% वोट मिला था और मुस्लिम वोट था ये, और बीजेपी को 8%। यानी अगर आप एक चीज देखेंगे इसमें CSDS का ये डेटा है, ये डेटा बता रहा है वारिस पठान जी, और जवाब दीजिएगा आप कासिम साहब के भी सवालों का। ये डेटा बता रहा है कि कांग्रेस का वोट, राशिद जी मेरे साथ नहीं तो इस सवाल मैं राशिद जी से करती। कांग्रेस का वोट शेयर तो घटा है लेकिन स्टैटिक बीजेपी का जरूर वोट शेयर रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो दांव खेला है प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी के तौर पर उन्होंने आगे बढ़ाया है, 2024 में ये आपकी पार्टी को भी इंपैक्ट करेगा? देखिए प्रीति जी, मेरे लिए तो एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं, मैं तो बीच में रजिया गुंडों में फंस गई है। अगर मैं ये सेक्युलर पार्टी के अगेंस्ट में बोलता हूँ तो मैं सेक्युलर नहीं रहता, मैं बीजेपी के अगेंस्ट में बोलता हूँ तो मैं एंटी नेशनल हो जाता हूँ। मगर बात तो सच है ना कि इतने बरसों से जो सत्ता में थे, जिन्होंने मुसलमानों के वोट हासिल किए, उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए? आज भी मुसलमान जो है इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। किसकी वजह से? हम तो सत्ता में नहीं थे ना। महमूदुर रहमान कमेटी के रिपोर्ट दर्शाते हैं, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है जो दर्शाता है कि देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है। तो हमारी वजह से तो नहीं हुए। तो मुसलमान अगर आज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ तो हमारा तो उसमें कोई कसूर नहीं है। बात नंबर 2, अब आपने बीजेपी की बात की, तो बीजेपी तो मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि ये एंटी मुस्लिम पार्टी है। 2014 से जब से मोदी जी सत्ता में, एक तरफ से इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंग सी छेड़ दी है, पूरी तरह नफरत फैला दी है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे पहनने ओढ़ने से नफरत, हमारी अजान से नफरत, हमारे हिजाब पहनने से नफरत, हर चीज से तो इनको हमारी नफरत है। और मोदी जी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करके आए। आते ही देखिए महाराष्ट्र के अंदर या देश भर में मॉब लिंचिंग किस तरह हो रही है। कभी गाय के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जाता है, मोदी जी बोलते माफ नहीं करूंगा, मगर उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जाता है। जब तक हमने कहा सख्त कानून नहीं बनाएंगे मॉब लिंचिंग तो होता रहेगा। कभी JSR नहीं बोलने के ऊपर मुसलमानों को उठा के मार दिया जाता है, बेलगाम घोड़ों की तरह घूम रहे, मगर कोई सख्त कानून नहीं बनाया कि उनके खिलाफ कोई लेते नहीं। सवाल यहाँ पर यह है कि जिस नफरत की आप बात कर रहे हैं, क्या उस नफरत की बर्फ को पिघलाने की कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? इससे जुड़ी हुई जानकारी मेरे पास है। 2024 में मुस्लिम वोट के लिए बीजेपी ने क्या प्लान बनाया है, इसको हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आतिफ जी, सवाल तो वहीं पर घूम फिर कर आ जाता है। ये बार बार वारिस पठान कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा नफरत है और फिर उस नफरत के आगे जिक्र कर दिया जाता है पसमानदाओं का। क्या आपको लगता है कि इस नफरत, ये जो नफरत की बर्फ है, ये पिघल जाएगी इतनी आसानी से? देखिए प्रीति जी, ये जो 15% लोग आपने यहाँ पर बुला रखे थे कांग्रेस पार्टी से और MIM से, 15% लोगों के नेता, इन्होंने इस देश में 75 साल बीजेपी का डंडा दिखा के कांग्रेस का और सेकुलर पार्टियों का झंडा इस देश के मुसलमानों को थमाया। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने अभी पेश करता हूं। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में ऐसा पहला चुनाव हुआ है जिसमें 75 साल में पहली बार मुसलमानों ने 98% वोट एक तरफा, वन साइडेड वोट समाजवादी पार्टी को दिया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी इस स्थिति में पहुंची कि वो 3 राज्यसभा सांसद को नॉमिनेट कर सकती थी, तो उन्होंने एक कपिल सिब्बल जी को नॉमिनेट करा, एक जयंत चौधरी को नॉमिनेट करा,
एक मुसलमान को, उस मुसलमान को नॉमिनेट करा जो कि 15% का हिस्सेदार था केवल। अच्छा, अली अनवर और जी, मैं सब इससे आगे जवाब की ले बात बताता हूं, मुसलमानों ने अली वोट अनवर जी, दिया जो कि नहीं दिया, 85% प्रीति जी सुनो, बने हैं। वोट दिया कि नहीं दिया, 85% लेकिन जो हमने मुसलमान दानिश हैं, आजाद वो अंसारी को उनका विधान चेहरा है, परिषद का उनसे बात सदस्य कर रहे हैं। बनाकर उसको मंत्री अली अनवर बनाया। जी। नहीं, कितने इसे कहते हैं मुसलमान सबका MP बन विश्वास गए, अर्जित कितने करना। अली अनवर जी। हमें वोट बताइए ना। दिया कि नहीं दिया। अली अनवर अलीगढ़ जी। मुस्लिम प्रीति जी, 10 यूनिवर्सिटी सेकंड। के फॉर्मर मैं वाइस सवाल करना चांसलर चाहता हूं। तारिक मंसूर सेकंड, अली अनवर जी बहुत देर जो से कि चुप हैं। पसमानदा अली अनवर समुदाय जी। से हैं, सवाल। उनको वो एमएलसी कह रहे हैं बनाकर कि जो हमने बीजेपी कर रही है विधान मुसलमानों के लिए वो परिषद में किसी भेजा। दिखता ही नहीं है, तो सिर्फ अपनी नफरत बात की बंद कर सियासत नजर आती है। अली अनवर जी, प्रीति जी, बताइए ऐसे ना, कितने डिबेट में हम मुसलमान नहीं MP बैठते हैं। बड़ी मुश्किल से आपके लोगों ने बहुत ये कहा तब हम बैठ गए। इस तरह के डिबेट में हम नहीं बैठते हैं। आप बोलने नहीं दे रही हैं। अच्छा चलिए सर, अब जिनको आप बोलिए। कोई कंसर्न सर, नहीं है वो दीजिए, बोल प्लीज। रहे हैं। नहीं, आप बोलिए। बीजेपी क्या बोल रहे हैं पसमानदाओं को आपकी आवाज जरूर सुननी चाहिए। देखिए, पहली बात आप सुनिए, आप हमको ही सुनिए, आप सुनिए, इसलिए कि हमने काम किया है 25 साल से मुस्तकिल, उससे ज़्यादा समय से 25 साल हो गया पसमानदा मुस्लिम महाज के गठन के। आज 25 साल हो गया, इस पर काम कर रहे हैं। देश दुनिया में इस पर रिसर्च हो रहा है और वोट के लालच से नहीं, हम किसी पार्टी में नहीं है, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप पार्टी वालों को और इनसे जिनका कोई कंसर्न नहीं है उनको समय दे रही हैं, हमको नहीं दे रही हैं। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पहली बार ये कहा है कि अछूत होते हैं मुसलमानों में, नीच उनको समझा जाता है। तो भाई, जब अछूत होते हैं और नीच होते हैं, आप ये समझ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों लिख करके दे दिया? 18 साल से एक मामला पेंडिंग है, दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने के लिए। आपने क्यों लिख करके दे दिया कि मुसलमानों में छुआछूत, ऊंच नीच नहीं होता है? ये बताइए। बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, बीजेपी के, वो बतावें, उनसे पूछिएगा पहले। और बात हमारा कोई सुन प्रवक्ता नहीं बैठा हुआ है कि लिख करके दे दिया। बीजेपी का कोई प्रवक्ता हाँ हाँ हाँ, बैठे हुए हैं। अरे सुनिए ना, बीजेपी के प्रवक्ता हम देखते हैं, खूब बढ़िया से पहचानते हैं। आप मत ये सब समझाइए। हम 25 साल से इस काम को कर रहे हैं, 25 साल हम पत्रकार रहे हैं। ठीक है, एक सवाल तो सर जल्दी से, समय कम है सर, दूसरा सवाल जल्दी से, नहीं तो फिर हम जवाब नहीं ले पाएंगे। हाँ, सुन लीजिए। नहीं, बहुत लोगों को आप देखिए, हम सुन लीजिए। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश है, मुसलमानों में दलित हैं, उनको दलित का दर्जा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जिन जातियों का नाम ले रहे हैं, उन तमाम जातियों मसावात की जंग हमारी 25 साल हो गई। हमारी किताब है, तो उन्हें फिर उसका दर्जा क्यों नहीं मिल जाता? छोटा सा जवाब सर। क्यों नहीं दे देते हैं? एसिड टेस्ट है, क्यों नहीं दे देते हैं? और सुप्रीम कोर्ट में सुन लीजिए, फिर आप बीच में रोक देती हैं। दूसरा सर, समय समाप्त होने को है, इसलिए कासमी जी जवाब छोटा सा। देखिए, बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की जो पसमानदा की ये बात हो रही है, अगर प्रधानमंत्री जी ने, चूंकि प्रधानमंत्री का जो मिजाज है वो वोटों की राजनीति का नहीं है। आप देख रही होंगी देश में हुनर हाट के नाम से माइनॉरिटीज के लिए एक बहुत बड़ा मेला लगता है। जिन शहरों को, सच बात तो ये है सर, समय समाप्त हो गया, मैं आपका जवाब ठीक से नहीं ले पाई, माफी चाहूंगी इसके लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि मरने के बाद आपको जन्नत नसीब होगी, उसके लिए बहुत कुछ करिए जीते जी, लेकिन जीते जी रहते हुए 2 वक्त की अगर रोटी ही अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो फिर क्या कहिएगा? और ऐसे में पसमानदाओं का जिक्र होता है तो फिर अलग से घमासान हो जाता है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही आज के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।